नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जांच शुरू हो गई है। केंद्र की तरफ से 3 सदस्यों की टीम ने जांच शुरू कर दी। पंजाब सरकार की तरफ से जांच का ऐलान हुआ है। इस चूक को लेकर इसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है, न कि महामृत्युंजय जाप और हवन की, क्योंकि जवाब इन्हीं सब प्रक्रियाओं से मिलना है कि हुआ क्या था। आज उस फ्लाईओवर पर केंद्रीय टीम के सदस्य जांच के लिए पहुंचे। इसी फ्लाईओवर पर हुसैनीवाला जाने के रास्ते प्रधानमंत्री का काफिला अटका था। यह फ्लाईओवर प्यारेयाना गांव में पड़ता है। पंजाब के मुख्य सचिव ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बताया है कि एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ने लिखा है कि 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट दे दी जाएगी। पंजाब सरकार ने भी 2 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। इस जांच से क्या निकल कर आता है, इंतजार किया जाना चाहिए, ताकि इस गंभीर मसले के तथ्यात्मक जवाब सामने आए और जवाबदेही तय हो। जिस तरह से जांच में तेजी दिख रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 दिनों के बाद सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गृह मंत्रालय की 3 सदस्यों की कमेटी ने पंजाब पुलिस के 13 अफसरों को फिरोजपुर बुलाया है। इन 13 अफसरों में पंजाब पुलिस के प्रमुख सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की वापसी के बाद गृह मंत्रालय ने जो बयान जारी किया था, उसमें बताया गया था कि बारिश जब नहीं रुकी तो सड़क से हुसैनीवाला जाने का फैसला किया गया और पंजाब पुलिस के प्रमुख ने आवश्यक सुरक्षा उपायों की जब पुष्टि कर दी, तब आगे जाने का फैसला हुआ। इस बिंदु पर सवाल उठ रहे हैं कि जिले में मौजूद खुफिया एजेंसी की क्या जानकारी थी? क्या केंद्रीय आईबी की जानकारी, पंजाब पुलिस के प्रमुख की जानकारी या हरी झंडी से कुछ अलग थी? उम्मीद है उस अधिकारी का भी पता लगाया जाएगा जिससे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपने सीएम को थैंक्स कहना, मैं बठिंडा जिंदा लौटाया। इस अधिकारी का इसलिए पता लगाया जाना जरूरी है कि क्या इन्होंने पंजाब सीएम को जानकारी दे दी थी? प्रधानमंत्री ने उन्हें यह बात मुख्यमंत्री को बताने के लिए कही थी या एएनआई को? इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लेकर प्रधानमंत्री के काफिले के काफी करीब नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा पहले वाले वीडियो से कितना ज्यादा साफ दिख रहा है। एसपीजी प्रधानमंत्री की कार को घेरे हुए पैदल चल रही है और कार्यकर्ता बिल्कुल करीब है। प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इसी तरह का वीडियो पहले दिन आया था, लेकिन उसे फ्लाईओवर की दूसरी तरफ से लिया गया था। मगर इस वीडियो में और साफ अंदाजा मिलता है कि बीजेपी कार्यकर्ता झंडा लेकर उनके काफिले के इतने करीब कैसे आ गए। आरोप लगाया जा रहा है कि पीएम की सूचना मिलने पर किसान जाम करने आ गए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता किधर को आ गए? उन्हें क्या सूचना थी? अगर ये रूट प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित किया गया था, तो बीजेपी का झंडा लिए ये लोग कहां से आ गए और कार्यकर्ता काफिले के इतने करीब कैसे पहुंचे? यह वीडियो बताता है कि भले किसान रास्ता रोककर धरना दे रहे थे, लेकिन काफिले के करीब किसान नहीं गए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता गए। एक और वीडियो आया है जिसमें आप इस तरह की अराजक स्थिति देख सकते हैं। सामने प्रदर्शनकारी भी दूर से दिख रहे हैं, उनके झंडे दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का काफिला फंसा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के बगल में बिल्कुल नजदीक कार्यकर्ताओं की भीड़ है। यह सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पंजाब पुलिस ने क्यों नहीं हटाया? इस तरह की व्यवस्था कैसे हो सकती है कि काफिला सड़क जाम में जाकर फंस गया? सामने किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और बिल्कुल बगल से बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चले जा रहे हैं। यह सवाल तब भी पूछा जाना चाहिए जब प्रधानमंत्री का काफिला नहीं रोका गया होता और वे हुसैनीवाला पहुंच जाते। तब भी यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है कि 140 किलोमीटर की सड़क यात्रा का फैसला क्या अपने आप में जोखिम भरा नहीं था? उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच के बाद इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि 140 किलोमीटर की सड़क यात्रा से प्रधानमंत्री को ले जाने का फैसला किसका था। पंजाब कांग्रेस ने एक और दस्तावेज ट्वीट किया 5 जनवरी को। इस ट्वीट में 4 जनवरी की तारीख के दस्तावेज हैं।
इसके अनुसार प्रधानमंत्री को बठिंडा से किला चौक फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से आना था। किला चौक फिरोजपुर से सड़क से हुसैनी वाला जाना था, जो वहां से 10-12 किलोमीटर है। फिर किला चौक के हेलीपैड से उन्हें PGIMER जाना था, जहां कार्यक्रम होना था। लेकिन 140 किलोमीटर लंबी सड़क यात्रा का फैसला अभी तक के ज्ञात दस्तावेजों और बयानों से नहीं मिलता है। इसकी योजना पहले बनाई गई थी या बाद में बनी? PIB ने 3 जनवरी को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की एक रिलीज जारी की थी, जिसे प्रधानमंत्री ने भी 5 जनवरी की सुबह ट्वीट किया था। उसमें भी हुसैनी वाला का जिक्र नहीं था। इतनी लंबी सड़क यात्रा का फैसला वाकई बड़ा जोखिम भरा था। क्या इतने लंबे रास्ते को अचानक सैनिटाइज किया गया? क्या करना संभव था? एक सवाल और है, हम फ्लाईओवर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 140 किलोमीटर लंबे रास्ते में सुरक्षा किस तरह की थी? क्या वो SPG के मानकों के अनुसार थी? इसकी कोई जानकारी नहीं, शायद जांच से निकल कर आए। हाल ही में जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसे देखते हुए बठिंडा से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर से न जाने का फैसला व्यवहारिक लगता है। इस बात के बावजूद कि MI-17 सभी मौसमों में उड़ान भरने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री के दौरे के कारण फिरोजपुर जिले में पंजाब पुलिस के कई सारे DSP रैंक के अफसर गश्त कर रहे थे, बड़े अफसर थे। केंद्र की खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी इस इलाके में मौजूद थे। तो यह जानना जरूरी है कि इन दोनों एजेंसियों ने SPG को क्या जानकारी दी? क्या दोनों की एक ही जानकारी थी? SPG इस फैसले पर कैसे पहुंची कि प्रधानमंत्री को 140 किलोमीटर सड़क मार्ग से लेकर जाना है? अंतिम जिम्मेदारी SPG की बनती है। मौजूदा प्रधानमंत्री ने कब इतनी लंबी यात्रा सड़क से की थी? जब मौसम खराब था, तब प्रधानमंत्री ने रैली कैंसिल ही क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर में मोबाइल से रैली को संबोधित कर रहे हैं, खराब मौसम के कारण। आखिर फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की रुद्रपुर रैली को फोन से संबोधित किया था। प्रधानमंत्री देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी खराब मौसम के कारण रुद्रपुर नहीं जा सके। वहां बीजेपी की शंखनाद रैली होने वाली थी। उस रैली को उन्होंने फोन से संबोधित किया और फोन तब के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का था। उस दिन पुलवामा पर हमला हुआ था। उसके 3 घंटे बाद प्रधानमंत्री रैली को फोन से संबोधित कर रहे थे। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि दोपहर 3:10 पर पुलवामा में हमला होता है और प्रधानमंत्री 5:10 पर फोन से रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तब अपने भाषण में मौसम कारण बताया था, हमला नहीं। विपक्ष का आरोप था कि क्या प्रधानमंत्री को तब हमले की जानकारी नहीं थी? सादर प्रणाम मैं माइक पे लगा रहा हूं, यहाँ पे कृपया अपना उद्बोधन देने। यह बहराइच की रैली है, दिसंबर 2016 की। मौसम खराब होने के कारण प्रधानमंत्री इसे फोन से संबोधित कर रहे हैं। उस वक्त यूपी में 2017 के चुनाव को देखते हुए सभाएं चल रही थी। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि मौसम के कारण नहीं आ सका। तब फिर प्रधानमंत्री ने फिरोजपुर की रैली को फोन से ही क्यों नहीं संबोधित किया? प्राचीन वेदों में गंधर्व के रूप में वर्णित कृतियों जो वही होती है जहाँ पर भगवान पिता के पुत्र लव और राजा पति पे शासन किया। 5 अक्टूबर 2014 को महाराष्ट्र के नासिक में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली थी, लेकिन तूफानी मौसम के कारण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। 29 जून 2015 को प्रधानमंत्री की वाराणसी की सभा रद्द हुई। इसमें लिखा है कि लगातार बारिश के कारण SPG ने वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इस खबर में SPG लिखा है, यानी फैसला SPG ने लिया। प्रधानमंत्री की यात्राओं और सुरक्षा की जिम्मेदार एकमात्र सर्वोच्च एजेंसी SPG ही है। तब फिर पंजाब के मामले में SPG ने सख्त फैसला क्यों नहीं लिया? एक और जानकारी, 29 जून को मौसम के कारण वाराणसी का दौरा रद्द होता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद 16 जुलाई 2015 को, यानी उसी साल कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से दौरा रद्द होता है, क्योंकि कार्यक्रम स्थल पर एक श्रमिक की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया। उस साल लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा रद्द हुआ था। अतीत के कई उदाहरणों से पता चलता है कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री अपनी रैलियों को रद्द करते रहे हैं और फोन से संबोधित करते रहे हैं।
फिर रैली रद्द कर दिल्ली लौटने का फैसला क्यों नहीं किया गया? बठिंडा लौटकर या दिल्ली लौटकर भी फिरोजपुर की रैली को फोन से संबोधित कर सकते थे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। बारिश के कारण सड़क पर कितनी फिसलन है, काफिले की रफ्तार कितनी संभल संभल कर चल रही है। खराब मौसम के कारण अगर हेलीकॉप्टर का उड़ना प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं था, तो बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर उनके काफिले को ले जाना भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। तब जब एसपीजी जीरो एरर की बात करती है, सीमावर्ती इलाके में इतनी गाड़ियों का काफिला रुक रुक कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिसलन भरी सड़क पर अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में क्या हो सकता है, बताने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री की कार में कैमरामैन होता है, वह भीतर से तस्वीर ले रहा होता है। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि यह कब से होने लगा, क्योंकि इसके पहले उनकी कार के भीतर से वीडियो आने की तस्वीरें चैनलों पर नहीं चला करती थी। मेरठ के इस वीडियो को देखिए, कोई तो है जो प्रधानमंत्री की कार में सवार है और वीडियो बना रहा है। प्रधानमंत्री की कार में उनके अलावा मुख्यमंत्री तक नहीं बैठते हैं, लेकिन फोटोग्राफर कब से बैठने लगा? इसका जवाब आधिकारिक तौर पर आना चाहिए। क्या वीडियो के लिए सुरक्षा के मानकों में कोई बदलाव किए गए हैं, या वीडियो लेने वाला एसपीजी का है या किसी न्यूज एजेंसी का, हम नहीं जानते। 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के समय की एक घटना का यहां जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तब भी कई सवाल उठे थे, ना तो उसकी जांच हुई, ना ही जवाब मिला। दिसंबर 2017 को जब प्रधानमंत्री मोदी का यह विमान साबरमती नदी से धारोई बांध के लिए उड़ान भरा था, इस उड़ान को एक रोमांचक कथा के रूप में पेश किया गया। उस दिन गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के रोड शो पर रोक लगा दी थी। इस उड़ान को देखने के लिए भी लोग आए थे या लाए गए थे, लेकिन उनके हाथ में बीजेपी के झंडे थे। वे काफी खुश नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया और विमान में बैठने के बाद भी कैमरा फोकस करता रहा कि कहां बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। प्रधानमंत्री बैठकर भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे। एक किस्म का रोड शो तो हो ही गया। इस घटना ने काफी थ्रिल पैदा किया था। थ्रिल थ्रिल थ्रिल। परिवहन मंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि भारत में क्रांति आने वाली है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। 2017 से 2021 बीत गया, 2022 शुरू हो गया। क्या ऐसी कोई क्रांति भारत में हो गई है? लेकिन उस समय हेडलाइन छपी होगी और आपको लगा होगा कि कुछ तो हो रहा है। ऐसी हेडलाइन आज भी छपा करती है। 31 अक्टूबर 2020 को सरदार पटेल की जयंती पर साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक के लिए सी प्लेन की सेवा शुरू की गई। लेकिन 30 नवंबर 2021 को राज्यसभा में जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक जवाब में कहा कि इस विमान का ऑपरेशन अप्रैल 2021 से बंद है, यानी यह सेवा 6 महीने भी नहीं चली। कोविड भी एक कारण हो सकता है, लेकिन यह ऑपरेशन अभी तक बंद है। दूसरे जहाज तो उड़ ही रहे हैं। इट कैन बी ए रिवोल्यूशनरी ड्रीम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा तो कोई मतलब प्रधानमंत्री जी है और कोई भी है तो यूज कर सकता है। ट्रायल लिया उन्होंने, कोई कठिन नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस घटना को नितिन गडकरी क्रांति के रूप में पेश कर रहे थे, कायदे से उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता के रूप में पेश करना चाहिए था। पत्रकार गौरव विवेक भटनागर ने उस दौरान द वायर में एक लंबी रिपोर्ट लिखी और बताया कि कैसे सिंगल इंजन के इस विमान में उड़ान भरकर एसपीजी ने अपने ब्लू बुक के निर्देशों से समझौता किया, क्योंकि एसपीजी के ब्लू बुक के अनुसार प्रधानमंत्री को सिंगल इंजन वाले विमान से नहीं उड़ाया जा सकता है। यही नहीं, नागरिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक डीजीसीए का भी स्पष्ट निर्देश है कि प्रधानमंत्री, मंत्री या किसी भी वीआईपी को उन विमानों से नहीं उड़ने दिया जाएगा जो सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। गौरव विवेक भटनागर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने बिना परीक्षण वाले विमान में उड़ान भरी, और वो भी विदेशी पायलट के साथ, जो कि डीजीसीए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। डीजीसीए के दिशा निर्देशों में 2 इंजन वाले विमानों का ही जिक्र है। तब जांच नहीं हुई कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को जोखिम में किसने और क्यों डाला। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उस विमान में उड़ान भरने का फैसला किया, जो सिंगल इंजन सी प्लेन था और अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी में रजिस्टर्ड था। उसकी इंजन क्षमता डीजीसीए के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। डीजीसीए ने कई बार इस बात को लेकर आपत्ति जताई है कि चुनावी और अन्य कार्यों के लिए वीआईपी और एसपीजी सुरक्षा वाले वीआईपी असुरक्षित विमानों का इस्तेमाल करते हैं। देश
कभी नहीं जान सका कि क्या प्रधानमंत्री के लिए दिशा निर्देश बदले गए कि वे सिंगल इंजन विमान में उड़ान भरेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस घटना पर ट्वीट करते हुए तब सवाल किया था कि एसपीजी ने प्रधानमंत्री को सिंगल इंजन वाले सी प्लेन में उड़ान भरने की इजाजत कैसे दे दी? क्या इसके लिए दिशा निर्देशों में कुछ बदलाव किए गए हैं? क्या तब सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ? क्या इस बात की कोई जांच हुई थी या यह घटना कुछ और कहना चाहती है? एसपीजी की अंदरूनी दुनिया में कोई ऐसा बदलाव आया है क्या जिस पर सभी चुप रहना चाहते हैं? इस घटना की कभी जांच नहीं हुई और हुई तो पब्लिक में जवाब नहीं आया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वोटर में भले ही थ्रिल पैदा हो, लेकिन सिंगल प्लेन में उड़ान भरकर प्रधानमंत्री ने जोखिम तो लिया ही था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कब मुद्दा बना दिया जाता है, कब उसे शान की तरह पेश किया जाता है, समझ नहीं आता। यह वीडियो बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से 15 सितंबर 2018 को ट्वीट किया है। वीडियो के ऊपर बीजेपी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के आम लोगों की तरह स्वच्छता श्रमदान के लिए जाते हुए कायदे से बीजेपी को कहना चाहिए था कि प्रधानमंत्री के लिए रूट क्यों नहीं आरक्षित किया गया है। इस तरह से शहर के बीच काफिले का गुजरना ठीक नहीं है जब आम बाइक सवार बिल्कुल बगल से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को बीजेपी ने गर्व की तरह ट्वीट किया है कि कितनी बड़ी बात है, जबकि इसे भी सुरक्षा की चूक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए था। सुरक्षा में चूक हुई, यह कहीं से हल्का मामला नहीं है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, जाहिर है विरोधी पक्ष भी जवाब में उन प्रसंगों को सामने लाएगा कि उस समय सुरक्षा में चूक का मामला क्यों नहीं उठाया गया। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री वाराणसी के रास्ते से गुजर रहे हैं। स्थानीय लोग उनकी कार के बिल्कुल करीब हैं, बल्कि कार में जाकर पगड़ी पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, फूल माला बरसा रहे हैं। एक नेता के लिए एकदम से जनता को दूर करना मुश्किल काम है, लेकिन सुरक्षा को लेकर यहां भी सवाल हो सकता है। और प्रधानमंत्री क्यों इतने लोगों को अपने करीब आने दे रहे हैं? इस तरह के कई नए पुराने वीडियो निकालकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री के साथ घटना हुई, ये संजोग नहीं था, ये एक साजिश था उनकी हत्या का। ये साजिश केवल पंजाब के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, ये साजिश के तार दिल्ली तक पहुंचेगी। 22 सितंबर 2017, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लंका गेट नामक इलाका है वाराणसी में, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। 22 सितंबर 2017, लंका गेट पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुछ छात्राएं, 500 के लगभग छात्राएं, यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने आ गईं। प्रधानमंत्री जी को वहीं से गुजरना था। पुलिस के आला अधिकारी गए, मनाने की चेष्टा की, वो नहीं हटी। वो नारेबाजी कर रही थी, वो अपना विरोध व्यक्त कर रही थी, उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक अधिकार था। क्या आपने सुना कि प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट पर जाते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नाम पे ये संदेश दिए कि थैंक यू आदित्यनाथ जी, मैं जिंदा वाराणसी एयरपोर्ट पे लौट आया हूं? सुना आपने? मेजेंटा लाइन, गौतम बुद्ध नगर, तारीख थी 25 दिसंबर 2017, उसके उद्घाटन पे प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। वहां कहीं रास्ता भटक गए, कुछ मिनटों का विलंब हुआ, एक छोटा अधिकारी पुलिस का सस्पेंड हुआ। क्या आपने सुना कि आदित्यनाथ जी धन्यवाद, थैंक यू, मैं जिंदा लौट आया हूं? ये शब्द शोभा देते हैं प्रधानमंत्री को। तो जहां जहां आपके अपनों की सरकार है या आपकी अपनी सरकार है, वहां आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला सुविधा का नहीं होना चाहिए, इसमें सेंध या चूक बड़ी लापरवाही मानी जानी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के नेता पर इस तरह का हमला हुआ होता तो हंगामा मच गया होता। उन लोगों से दिखाइए ये वीडियो कि हाथरस जा रहे राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। यह घटना अक्टूबर 2020 की है। कभी आपने देखा कि जमीन पर किसी सांसद को पुलिस इस तरह से धक्का देकर गिरा रही हो? क्या प्रधानमंत्री से लेकर संसद के दोनों सदनों के स्पीकर ने इस पर कुछ कहा? कोई कार्रवाई हुई? क्या कोई बता सकता है कि एक सांसद के साथ इस बर्ताव के लिए कितने पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई? उसी तरह हाथरस जा रहे तृणमूल के सांसदों के साथ यह कैसा बर्ताव था? प्रतिमा मंडल, काकोली घोष दस्तीदार और डेरेक ओब्रायन के साथ क्या हुआ? क्या इन सांसदों के साथ इस तरह का बर्ताव करने वाले अधिकारियों के खिलाफ
आज तक कोई कार्रवाई हुई है? संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया है जिससे पता चलता है कि प्यारे याणा फ्लाईओवर पर पहले से धरना चल रहा था। किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि जब पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ किसानों को फिरोजपुर जिला मुख्यालय जाने से रोका गया तो उन्होंने कई जगह सड़क पर बैठकर इसका विरोध किया। इनमें से प्यारे याणा का वह फ्लाईओवर वह भी था जहां प्रधानमंत्री का काफिला आया, रुका और वापस चला गया। वहां के प्रदर्शनकारी किसानों को इसकी कोई पुख्ता सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री का काफिला वहां से गुजरने वाला है। उन्हें तो प्रधानमंत्री के वापस जाने के बाद मीडिया से यह सूचना मिली। मौके की वीडियो से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ जाने की कोई कोशिश तक नहीं की। बीजेपी का झंडा उठाए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलने वाला एक समूह ही उस काफिले के नजदीक पहुंचा था। इसलिए प्रधानमंत्री की जान को खतरा होने की बात बिल्कुल मनगढ़ंत लगती है। पीएम मोदी को कोई खतरा नहीं था, वो अपने आप वापस गए। कारण ये था कि उनकी रैली फ्लॉप हो गई। पंजाब में लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं, उनकी रैली में गैदरिंग नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला अपनी असफलता को छुपाने के लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। लॉयर्स वॉयर्स नाम के संगठन ने याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि एसपीजी एक्ट को देखते हुए एक गंभीर मामला है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। इसकी जांच पंजाब सरकार नहीं कर सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला है। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई है और पीएम की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। तुषार मेहता ने कहा कि लोकल पुलिस वहां थी, स्थानीय लोगों के साथ चाय का लुत्फ उठा रही थी, लेकिन उन्होंने आगे प्रदर्शनकारियों के बारे में एसपीजी को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। यह सीमा पार आतंकवाद का मामला हो सकता है। तुषार मेहता ने सिख फॉर जस्टिस एसएफजे द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला भी दिया। कहा कि जिला जज की सहायता के लिए सभी सामग्री एकत्र करने के लिए एनआईए को वहां होना चाहिए। तुषार मेहता ने भी कहा कि पंजाब सरकार जांच नहीं कर सकती, एनआईए अधिकारियों की भी उस जांच टीम में उपस्थिति अनिवार्य है। गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, वो मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। आपके स्क्रीन पर उसी का वीडियो है, आज का है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अगर पंजाब का पैनल जांच नहीं कर सकता तो केंद्र का पैनल भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को मामले के सारे रिकॉर्ड तुरंत अपने पास सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। पंजाब सरकार को भी इसमें सहयोग करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। इस घटना के बहाने राजनीतिक प्रतिक्रिया से सावधान रहने की जरूरत है। आईटी सेल के जरिए जिस तरह के मीम बनाए जा रहे हैं वे घातक हैं। ट्विटर पर खालिस्तानी ट्रेंड हो रहा है। यह फिर से वही गलती हो रही है। किसान आंदोलन के समय किसानों को खालिस्तानी कहा जाने लगा था। नफरती माहौल एक स्विच दबाते ही चालू हो जाता है। इस तरह के ट्वीट से अब पंजाब पर ही हमला हो रहा है। लिखा जा रहा है कि कांग्रेस कलंक है, यूपी में पीएम, पंजाब में पीएम, अंतर साफ है। काशी में प्रधानमंत्री को चलते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या वहां प्रधानमंत्री बिना सुरक्षा के चल रहे हैं? इस ट्वीट के नीचे लिखा है #भारत स्टैंड्स विद मोदी जी। इस तरह के कार्टून बनाए जा रहे हैं जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या को दिखाया जा रहा है। सभी को पता है कि हत्या करने वाला सिख था, लेकिन इस संदर्भ में इसे पेश करने का क्या मकसद हो सकता है? अब यह वही ट्रेंड है जैसे मासे माफिया के बहाने मुसलमानों को टारगेट करो और इस तरह की तस्वीरों के बहाने सिख समुदाय को टारगेट करो। देश की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, अलग अलग जिम्मेदारी है उनके पास, उनकी छवि धूमिल हो। देश के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश पंजाब और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कृति जिससे पूरा देश क्या पूरा विश्व सीखता है, पंजाबियत, कैसे उसकी छवि को रौंदा जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत मैं तो कहूंगा कि उसे रौंदा जा रहा है। यह पूरा विश्व देख रहा है। आखिर कारण क्या है कि आप सरेआम, और देश के आप राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, दूसरा टर्म चल रहा है आपका, 303 सीटें हैं आपके पास, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन आप देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने में 1 मिनट नहीं लगाते, आप और आपकी पूरी पार्टी और आपके कुछ करीबी मीडिया के साथी। ये क्या हाल बना रखा है देश का? कुछ दिन भी नहीं बीते हैं, हरिद्वार में मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने निंदा तक नहीं की।
लेकिन आप सभी नफरती बातों से दूर रहिए। ये वही मसाले हैं जो घर घर में आपके लाडलों को सांप्रदायिक बना रहे हैं। सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है। बम से ख्याल आया कि फरवरी 2016 में ऑटो एक्सपो लगा था। वहां हमने 9 करोड़ की एक कार देखी जो ऑर्डर देने के बाद 9 महीने में बनकर तैयार होती है। यह कार वीआईपी और धनिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये एक अलग प्रकार की कार है। दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ताकत भी चाहिए। 160 किलो का, क्योंकि जो ये खरीदेगा खुद तो खोलेगा नहीं। खुद तो खोलेगा नहीं। और इसकी कीमत क्या हो सकती है ऐसी गाड़ी? ये गाड़ी में काफी सारा कस्टमाइजेशन होता है लग्जरी को लेके या इसके बाद भी ये जो मॉडल ब्रॉडली इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ से करीब होगा। 9 करोड़ के आसपास की ये कार है। तो इसके अलावा क्या है, मजबूती के अलावा इसमें क्या है? मतलब अगर किसी संकट में ये कार फंस जाए तो उस व्यक्ति को कैसे बचा सकते? काफी सारी चीजें हो सकती है। जैसे ऑब्वियसली अगर कोई गन शॉट्स फायर करता है या लैंड ग्रेनेड्स रहते हैं तो ऑब्वियसली कार इज स्ट्रांग इनफ टू टेक दोज थिंग्स। कोई भी बुलेट इस शीशे को पार करके नहीं आ सकती। बीट AK-47 का स्प्रे करे कोई या फिर कोई स्नाइपर राइफल से दूर से आपको शूट करने की कोशिश करे, इसको पार करके नहीं आ सकती। ऊपर से पार करके नहीं आ सकती। ये किसी एंगल से अंदर गोली आ नहीं सकती। मान लो किसी ने सोचा कि मैं केमिकल अटैक करूंगा, केमिकल बॉम्ब से मैं अटैक कर दूंगा जिससे जो धुआं अंदर आता है उससे आदमी को परेशानी हो सकती है। तो जैसे ही आप सेंस करते हो कि केमिकल अटैक हुआ है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन आप बटन प्रेस करोगे तो गाड़ी का ककून एकदम बंद हो जाएगा। गाड़ी के अंदर फ्रेश एयर सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। 10 मिनट तक आपको फ्रेश एयर मिलेगी गाड़ी में, जिसका बाहरी एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। ये पूरा ढक जाएगी कार और दिखेगी नहीं। हाँ, और हवा आपको जो है वो अंदर फ्रेश एयर आ जाएगा और 10 मिनट में आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर इस स्तर की सुरक्षा लोग चाहते हैं तो 9 करोड़ सिर्फ तो वो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो 9 करोड़ तो कुछ भी नहीं। अगर जमीन पे आग लगी है तो एक बटन आप प्रेस करोगे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आग जो है बुझा दी जाएगी। ये तो जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में ऐसी कारें होती हैं। कुछ हद तक वैसी है। कुछ हद तक वैसी हैं। और लैंडमाइन के मामलों में भी सेफ्टी। और पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो एंटी मैग्नेटिक है। तो अगर कोई बम जो है वो चिपका नहीं सकता गाड़ी के नीचे किसी भी पुर्जे पे, तो चिपक ही नहीं सकता बिकॉज इट इज एंटी मैग्नेटिक। गाड़ी पे अटैक होने के बाद गाड़ी आपको बचा के एक डिस्टेंस पे लेके जाती है। वो डिस्टेंस पे लेके जाने के बाद गाड़ी में इतना अटैक होता है कि गाड़ी रुक जाएगी। तो रुकने के बाद 160 किलो का दरवाजा खोलना अंदर से बैठ के, अगर किसी को अंदर कुछ चोट आई है तो दिक्कत हो सकती है। तो गाड़ी में इस प्रकार की अरेंजमेंट करी गई है कि यहाँ पे गाड़ी में एक बटन होगा। बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो हर एक डोर के हिंज में उसमें एक छोटा सा ग्रेनेड रहता है जो ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट होने से डोर आप ढकेल दोगे तो डोर अपने आप बाहर इस दरवाजा को खोलने के लिए भी इसमें ग्रेनेड से ब्लास्ट छोटा सा ब्लास्ट करेंगे जिससे दरवाजा का हिंज टूट जाएगा। आप उसको पुश करोगे अपने आप दरवाजा बाहर। अब वो सब वाले सुरक्षा वाले आदमी तो हम बनेंगे नहीं, लेकिन इस तरह की कार में बैठ के उनके जब वो काफिलों में गुजरते हैं तो उनके भीतर के नज़ारे का अंदाजा तो आपको जरूर दिला सकते हैं कि हालांकि ये काम क्रांति का है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि इसमें मुखड़ा देखने के लिए आईना भी है, बहुत तरह की बत्तियां हैं आप पढ़ने के लिए, एयर बैग्स इस तरफ भी हैं, एयर बैग सामने भी हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया कि आग लग जाए सड़क पे, उस सड़क से भी ये गुजर सकती है। इस काम का यही एक फायदा है कि हम भले कोई चीज खरीद ना पाए, वहां तक पहुंच ना पाए, पर आपको बताने और दिखाने के बहाने हम उसके भीतर तक तो चले ही जाते हैं। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का इंटरव्यू हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती के साथ। फिरोजपुर की घटना के बाद कई तरह के सवाल उठे और सबसे बड़ा सवाल उठा कि क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। कांग्रेस की तरफ से खुद जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना पक्ष रखा है और आज हमारे साथ हैं जो कि एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद निकले हैं। सर, आपका एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे
देश के हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। मैं उनका बहुत सत्कार करता हूं और मैं दिल से उनको यहाँ जब वो आए हैं हम सब ने उनको स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन वो बाई एयर जाने वाले थे, तो उस मौके पे उसी समय जब वो बठिंडा आकर उतर गए, वहाँ से उनका आगे हेलीकॉप्टर से जाने का प्रोग्राम था, तो अचानक से एकदम उनका रोड का जाने का प्रोग्राम हो गया। तो प्रोग्राम में आगे कुछ लोग आकर सड़क पे बैठ गए, वो एजिटेशन कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जी इस रास्ते से आ रहे हैं। वो एजिटेशन जो लोग रैली में जा रहे थे या वो अपनी डिमांडें के लिए कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के काफिले को 1 किलोमीटर पहले पता चल गया कि आगे एकदम एजिटेशन होने लग गया, कई बंदे आकर बैठ गए, तो वहाँ से उन्होंने यू टर्न ले लिया। इतना ही काम हुआ। इसमें कहाँ थ्रेट है? उनको कोई कंकर नहीं फैला दिया, कोई उनके सामने आकर किसी एजिटेटर ने नारा नहीं लगाया, कोई मुर्दाबाद नहीं हुआ, तो इसमें लाइफ को थ्रेट कहाँ है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर कोई आकर रास्ते में आगे बैठ गया है तो उसको व्यवस्था है, उठा दिया जाएगा। और उस रास्ते से जाने का पहले प्रोग्राम भी नहीं था, तो इसमें क्या है मुझे ये समझ नहीं आई। यूपी से कई बार वापस आए, रास्ता बदला है, कई दूसरी स्टेटों में भी बदला है, तो अगर पंजाब में रास्ता बदल लिया या पीछे मुड़ा है तो इसमें क्या आपको लगता है ये सब यूपी चुनाव के से भी रिलेटेड है? क्योंकि आपने यूपी का जिक्र किया इसलिए मुझे याद आ गया। ये खाली यूपी से नहीं रिलेटेड, ये पंजाब से भी रिलेटेड है। और ये पंजाब को और पंजाबियत को, पंजाब के लोगों को बदनाम करने की ये बड़ी गहरी साजिश है, जो नहीं होना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे आपके नज़दीक भी 1 किलोमीटर तक कोई नहीं आया, कोई कंकर नहीं फेंका, कोई गोली नहीं चली, कोई नारा नहीं लगा, कोई लाठी नहीं दिखाई, तो आपको कैसे खतरा हो गया? आपने कैसे कह दिया कि जी मैं बच के वापस जा रहा हूँ? यार इतने सेंसिटिव बात, एक इतना बड़ा लीडर जो मालिक है पूरे देश का और जिसको लोग प्यार भी करते हैं, वोटिंग डालकर प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आप रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हो, आपने ये क्या कर दिया? अरे हमारे दिलों में छेद पड़ गए हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे पे विश्वास नहीं करता और हम पे वो उसको ये लग रहा है कि हम उसको मारने वाले हैं। हम पे शक करना और हम पे ऐसे एलिगेशन लगाना ये बिल्कुल ही गलत बात है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर प्रधानमंत्री की तरफ कोई गोली आएगी सबसे पहले मेरी छाती पे आएगी। अब इससे ज्यादा क्या करूँ? अब अपनी नस काट के बैठ जाता हूँ, तो फिर यार जितना खून है वो बह। तो फिर इतना बवाल क्यों है सर? महामृत्युंजय जाप हो रहे हैं पूरे देश भर में, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री जाप कर रहे हैं। अरे महामृत्युंजय जाप जब होता है जब जान को कोई खतरा हो। खतरा तो कोई है ही नहीं है, नजदीक तक कोई आया नहीं है, सोच कोई है नहीं है, किसी ने मारा नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई, कोई बीमार नहीं हुआ। जब बीमार ही नहीं हुआ तो मरने की क्या बात आ गई? ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और गलत बात, और पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाब की स्थिति को खराब करने के लिए, पंजाब के हालात को खराब करने के लिए, पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू करने के लिए कोशिशें हो रही है और हिंदुस्तान को एक गलत शीशा दिखाया जा रहा है जो असलियत नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है, कोई ऐसी बात नहीं हुई और किसी तरह भी कोई खतरा प्रधानमंत्री जी को यहाँ नहीं होगा। आप देख